वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें आज हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का तीसरा सत्र होगा। सत्र में शांतिपूर्ण, टिकाऊ एवं प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी G7 सम्मेलन तीसरे सत्र के चर्चा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा 6G7 सम्मेलन का ये तीसरा सत्र जिसमें वो शामिल होंगे। सत्र में शांतिपूर्ण, टिकाऊ एवं प्रगतिशील विषय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन के तीसरे सत्र में चर्चा में शामिल होंगे। आज विदेश दौरे का उनका तीसरा दिन है। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज कई ऐसे विषय जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। G7 सम्मेलन के तीसरे सत्र के चर्चा में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपको बता दें कि ये बेहद खास विदेश दौरे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। आज पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। पहला दौरा उनका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FIP, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जापान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का आज तीसरे सत्र का आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी यहाँ FIPIC के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करने वाले हैं। अपने आप में बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। इसके बाद वो आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में वो रहेंगे, वहां पर भी उनके कई कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। आज गोरखपीठ के देवलोक का हो जाएगा विस्तार, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही 8 मई से चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसको पूरा आज किया जाएगा। तो शक्ति पूजा गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का है। कल की हमने तस्वीर आप तक पहुंचाई थी किस तरीके से जनता दरबार लगाया, पूजा में वो शामिल हुए। लेकिन आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मई से चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन और आज भी कई कार्यक्रम आधारित हैं। आपको बता दें आज धार्मिक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने वाले हैं। आज गोरखपीठ वो जाएंगे और देखिए क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरीके से आज गोरखपुर में कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें हिस्सा लेंगे और देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही गोरक्षपीठ के देवलोक का विस्तार हो जाएगा। साथ ही 8 मई से 2 चरणों में चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रमों को भी वो पूरा करेंगे। आज क्या कुछ रहने वाले हैं कार्यक्रम, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं।
गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का है और इस दौरान श्रीमद् भगवत महापुराण कथानु जो कथा हो रही है उसमें वो शामिल होंगे। वहीं आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। आपको बता दें उपराष्ट्रपति आज श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का भी वो उद्घाटन करेंगे। रजत जयंती समारोह को उपराष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव की एक स्मारिका का भी वो विमोचन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आज आपको बता दें कि पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल से ही तैयारियां की जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहां कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट आज होगी रवाना। हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। आज आपको बता दें कि हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए निकलेगा पहला जत्था। यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे मंत्री दानिश अंसारी। मंत्री के साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी साथ रहेंगे मौजूद। यूपी में इस बार 25,444 हज यात्री यात्रा करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट से 14,000 हज यात्री यात्रा करेंगे। आज 12 बजे हज यात्रियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के भी इस दौरान कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो हज यात्रा की आज पहली उड़ान है और आपको बता दें कि पहली फ्लाइट आज रवाना होगी। आज दोपहर 12 बजे पहली फ्लाइट रवाना होगी। लखनऊ से मदीना के लिए ये उड़ान भरेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हज यात्री आज से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। उनकी कब फ्लाइट और फ्लाइट से कितने यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आज दोपहर 12 बजे लखनऊ के मदीना के लिए पहली फ्लाइट है, जिसमें 298 यात्री उड़ान भरेंगे। दूसरी फ्लाइट आज ही दोपहर 3:05 पर है। इस फ्लाइट में भी 298 यात्री मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। 21 मई से 6 जून तक यात्री उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए कुल 45 उड़ानें संचालित होंगी, जिसमें करीब 14,000 यात्रा हज यात्रा पर जाएंगे। तो इस बार रिकॉर्ड संख्या में जायरीन हज यात्रा करेंगे। आइए आपको बताते हैं साल 2022 में कितने लोगों ने हज यात्रा की थी और इस साल कितने लोग हज यात्रा करने वाले हैं। वैसे हर साल हज यात्रा पर जायरीन जाते हैं, लेकिन इस साल 2022 की तुलना में हज यात्रियों की संख्या 154% ज्यादा है। इस साल लगभग 11,500 हज यात्री रवाना होंगे, जबकि 2022 में यह संख्या 5,500 थी। इसके अलावा वाराणसी से लगभग 2,500 यात्री लखनऊ आएंगे, वो भी लखनऊ से ही यात्रा करेंगे। ऐसे में ये संख्या 14,000 के करीब पहुंचेगी। तो इसके साथ ही एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। हज यात्रियों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर प्रवेश और विशेष गेट की व्यवस्था की गई है। यात्रा की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अलग से हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इसके लिए CISF, इमिग्रेशन और कस्टम का
समन्वय किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अलग बैगेज स्क्रीनिंग की सुविधा है ताकि ज्यादा वक्त ना लग सके। धार्मिक गतिविधि के लिए अलग क्षेत्र तय किया गया है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वजूखाना और नमाज क्षेत्र भी बनाया गया है। वहीं खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। ठहरने के लिए एसी कमरों की व्यवस्था भी की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर विशेष तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसी चीजें जिसको पूरा किया जा रहा है। हालांकि यहां पर अलग से बैगेज स्क्रीनिंग होगी ताकि समय ज्यादा ना लगे। यात्रियों के लिए धार्मिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र भी तय किए गए हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वजूखाना बनाया गया है। हज यात्रियों के लिए खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है। ठहरने के लिए एसी कमरे की व्यवस्था भी हुई है। हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है। टर्मिनल 1 पर प्रवेश और विशेष गेट की व्यवस्था है। तो एयरपोर्ट पर किस तरीके के इंतजाम देखने को मिलेंगे, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहाँ किए जाएंगे। वक्त ना लगे इसके लिए बैगेज स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के लिए धार्मिक गतिविधियों के लिए अलग से क्षेत्र बनाया जाएगा। वहीं पहलवानों के समर्थन में आज खापों की महापंचायत है। हरियाणा के महम चौबीसी के चबूतरे पर यह महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसके लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत ये है। खाप महापंचायत में जुटेंगे देश भर के खाप प्रतिनिधि। महापंचायत में पहलवानों के समर्थन में एक बड़ा फैसला होगा। इससे पहले भी खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुका है, लेकिन इस बार एक अलग समर्थन देखने को मिलेगा। हरियाणा के महम चौबीसी के चबूतरों पर यह महापंचायत होगी। धरने पर बैठे पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए ये महापंचायत है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ा उद्घाटन किया गया है अस्पताल का, 50 बेड का ये उद्घाटन। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये गाजियाबाद दौरा बेहद महत्वपूर्ण था। जैसे ही वो गाजियाबाद पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। लोनी में 50 बेड के अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है। 10,000 की लागत से तैयार हुआ है ये 50 बेड का अस्पताल। और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और ये तस्वीर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी उनके साथ इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। लोनी का अस्पताल का लोकार्पण किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाइयाँ लोनी के सभी लोगों को, बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, इस अस्पताल से कितने लोगों को फायदा पहुंचने वाला? देखिए, जितने भी मरीज आएंगे सभी को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सर, अक्सर देखा गया कि अस्पतालों के बाहर भी लोग दवाइयाँ खरीदने चले जाते हैं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, इसमें मना कर दिया। एक टिकिया भी बाहर से नहीं लाएगा कोई। लोनी के अलावा गाजियाबाद में और भी अस्पताल और बेहतर किस तरीके से बेहतर करेंगे, पूरे बेहतर से बेहतर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लोनी। वहीं अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मौके पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से भी हमने खास बातचीत की है। अब वो भी आप सुनिए।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, आज एक अस्पताल की सौगात मिली है, किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों को, खासतौर पे लोग ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। कई हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके, बीच के अंदर कुछ समस्याएं थी, इक्विपमेंट की समस्या थी, स्टाफ की समस्या थी, अब वो दूर हो रही है। कुछ अभी भी हैं जिसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि उसको दूर कराएं। और भी गाजियाबाद में सर अस्पताल है, उसको बेहतरी के लिए बहुत सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे बनती जाएंगी आपको बताते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। नंदकिशोर गुर्जर से हमने खास बातचीत की है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद और लोनी को एक बेहतर अस्पताल के रूप में सौगात मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। सर, डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लोकार्पण हुआ है अस्पताल का, क्या कुछ खासियत? आपने भी काफ़ी मेहनत की थी, चर्चाएं लखनऊ तक आप बात लेकर गए थे। देखिए, लगातार लोनी के अंदर पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों ने यहाँ अपहरण, गहरे गड्ढे, लूट डकैती का लोनी का इमेज इतनी खराब हो गई थी कि लोग यहाँ से प्लान करने लगे थे। ऐसे में माने योगी जी की सरकार आने के बाद आप बराबर में देख सकते हैं बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बन रहा है। हॉस्पिटल इतना शानदार बनाया कि आप जाएंगे तो यहाँ किसी 5 स्टार होटल से भी शानदार अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत शानदार और क्वालिटी के साथ बना है। लोनी के लोगों को कुछ मिला नहीं था यहाँ बिल्कुल भी। आज लगातार ITI भी हमने चालू कर दी है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बस अड्डे बन रहे हैं, और उसी क्रम में ये हॉस्पिटल जो बना है, माने ब्रजेश पाठक जी का, माने मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार। जब महाराज जी साहब मिले थे तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के और इसको प्रस्ताव जो है इसको पास करने के बाद इसको फंड रिलीज़ किया था। और पाठक जी ने जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बने तो इसमें गति ला करके और सारी मशीन ला करके, मैंने कहा था कि चुनाव के 1 सप्ताह बाद इसको शुरू करा देंगे। आज 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है और ये लोनी के लिए जो सौगात शुरू हुई है इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय डिप्टी सीएम का बहुत आभारी हूँ और लोनी की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल रहेगा, कितने लोगों को इस अस्पताल से कहीं ना कहीं फायदा होने जा रहा है? क्या भविष्य में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? लोनी के बेडों की संख्या ये 100 बेड का हमें करना है, 50 बेड का, क्योंकि तत्काल हमें चालू करना था। 50 बेड का ये चालू कर दिया है और इसमें मैं समझता हूँ लोनी नहीं है, आसपास के बागपत्ता के लोगों को भी इलाज मिलेगा। दिल्ली में जो केजरीवाल जी बहुत लोगों को कहते थे कि इलाज नहीं होने देंगे, अब उनकी खांसी का इलाज भी भविष्य में यही होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अनीस के साथ पीयूष तिवारी, गाजियाबाद। वहीं माउंट मकालू संसार की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 27,800 आपको बता दें कि कुछ किलोमीटर दूर है और ऐसे में यहां पर फतेह किया गया है। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतेह करने के बाद अब पूरनपुर के सत्यदीप ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई पूरी कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 17 मई को करीब 8,863 मीटर ऊंची चोटी पर जाकर तिरंगा फहराया और अपने सपने को पूरा किया, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। सत्यदीप गुप्ता को शुरू से ही पहाड़ों की ऊंचाई, चोटियां चढ़ने का शौक रहा और उन्होंने अपने सपने को बखूबी पूरा भी किया। 20 अप्रैल को सत्यदीप गुप्ता को परिजनों ने विदा किया था। 2016 में उत्तराखंड के शिखर डिकेडी 2 को फतेह करने के बाद उनका सपना भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और उसके बाद विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का रहा। इसे साकार करने के लिए 6 मई 2022 को उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी और 9 मई को उन्होंने सफर को पूरा किया और तिरंगा फहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनका सफर आगे बढ़ता गया। साल 2013 में उन्होंने शुरुआत की और 2014 में लद्दाख के माउंट नन, इससे पहले तंजानिया अफ्रीका की किलिमंजारो की चढ़ाई की, लेकिन उस वक्त वो असफल रहे थे। अब उन्होंने अपने दूसरे सपने को भी विश्व की 5 नंबर की सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू को फतेह कर पूरा किया। बता दें कि 20 अप्रैल 2023 को पर्वतारोही सत्यदीप रवाना हुए थे। उन्होंने 17 मई 2023 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:40 पर चढ़ाई पूरी की और तिरंगा फहराकर खुशी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं सिनेमा ने समाज को हर दौर में आईना दिखाया है। समाज की खामियों को पहचान कर सिनेमा उस पर उंगली रखता है और समाज उसे स्वीकार कर
ठीक कर आगे बढ़ता है। समाज चाहे बदलता हो, सिनेमाई आईना कभी नहीं बदलता। आजकल फिल्म द केरला स्टोरी सुर्खियों में है और आपको बता दें बागपत में इस फिल्म को महिला और लड़कियों को दिखाया गया है। इसके लिए बीजेपी नेताओं ने खास इंतजाम भी किए हैं। अब ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में फिल्म को लेकर उत्साह दिख रहा है। इसी क्रम में जहां उप मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने भी फिल्म देखने की अपील लोगों से की है, तो वहीं बागपत में बीजेपी नेता सोनिया चौधरी ने महिलाओं को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई है। इसके लिए बीजेपी नेता ने बस का इंतजाम किया और सभी महिलाओं और लड़कियों को लेकर सिनेमा हॉल पहुंची और महिलाओं को जागरूक किया। हम लोग बड़ौद जा रहे हैं, सभी बच्चियों को मूवी दिखाने के लिए जा रही हूँ द केरला स्टोरी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हिंदुओं में हिंदू का ही खुद ही अपना पतन करता जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ की बच्चियों को ये नहीं पता है कि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे हिंदू समाज में जितने भी हमारे भगवान हैं उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। और हमारे यहाँ की खुद की बेटियों को हम ये नहीं समझा पाते हैं कि हम तिलक लगाएं, कलावा पहने या फिर हम अपने घर में जो वेद हैं उनका भी ज्ञान करें, जिससे उन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है, उनको नॉलेज नहीं हो पाती है उस चीज़ की। और इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि अगर उनको अपने ही धर्म के बारे में नहीं पता लगेगा तो वो आगे कैसे, मतलब धर्मांतरण जल्दी होगा उन बच्चियों का। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ धर्म परिवर्तन ना करें और अपने धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज मिल सके। फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने के पीछे बीजेपी नेता सोनिया चौधरी ने कहा कि अपने धर्म के बारे में अधूरा ज्ञान ही हिंदुओं के पतन का कारण बन रहा है, इसलिए हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को जो ज्यादा शिकार होती हैं धर्मांतरण की। इस फिल्म को देखने के लिए महिलाएं बेहद ही उत्साहित नजर आई हैं। फिल्म समाज का आईना होती है, ये बात न जाने कितनी बार कितनी जगह कही गई है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कुछ आईनों पर राजनीति की एक परत चढ़ती जा रही है। इसे राजनीति की इस परत से अलग करके देख पाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अब वक्त है ऐसी फिल्मों से सीख लेते हुए अपने समाज की रक्षा के लिए जागरूक होने का और अपनी बेटियों को धर्मांतरण का शिकार होने से बचाने का। बागपत में बीजेपी नेता ने आज 120 लड़कियों को ले जाकर सिनेमा हॉल पर द केरला स्टोरी दिखाई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, बागपत की पूर्व महामंत्री सोनिया चौधरी आज बागपत से बस द्वारा 120 लड़कियों को ले जाकर बड़ौद के आई म्यूजिक हॉल पर द केरला स्टोरी दिखाने के लिए गई है। सोनिया चौधरी आज बागपत से 120 लड़कियों को बस द्वारा सिनेमा हॉल पर यह फिल्म दिखाने गई है। अपने सहयोगी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, बागपत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।